तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों, आप लोग कैसे स्टडी कर रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन YouTube के थ्रू आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और एक सिंपल सा तरीका है कि आप सबसे पहले मेरे चैनल पर जाएं, आसाटी फिजिक्स क्लासेस। उसमें आपको मेरा फोटो दिखाई देगा, उसको आप क्लिक कीजिए, उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसका जब अंदर जाएंगे तो प्लेलिस्ट जो है उसको ओपन कीजिए। वीडियो नहीं, आप टॉप पर देखेंगे तो आपको होम दिखाई देगा, वीडियो, फिर प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, सारे चैप्टर्स दिए हैं, उन चैप्टर्स में जितने कंटेंट्स हैं, जितने वीडियोस हैं, वो आपको दिखेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड, और वो पूरे सीक्वेंस में अरेंज है। उस सीक्वेंस में पढ़िए। न्यूमेरिकल्स के लिए जो वीडियो रहता है उसके नीचे टाइटल रहता है, टाइटल के साइड में एरो को क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको इन बुकलेट का लिंक मिल जाएगा। वो बुकलेट को आप डाउनलोड कर लीजिए, हार्ड कॉपी आपके पास रहेगी। फिर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आपके पास क्वेश्चन रहेगा, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट क्वेश्चन। तो first current of 300 milliampere is flowing through a filament 300 milliampere into 10 to the power minus 3. How many electrons pass through any cross section of the filament per minute? T is equal to of 60 seconds. Per minute means 60 seconds. How many electrons? तो बच्चों I is equal to simple Q by T. I is equal to Q क्या होता है, Ne अपॉन T. I की वैल्यू आपको गिवन है 3 into 10 to the power minus 1, है ना। N फाइंड करना है, T आपको पता है 1.6 into 10 to the power minus 19, और टाइम आपको 60 सेकेंड। यदि इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 180 into 10 to the power minus 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 is equal to of n. नो डाउट ये हो जाएगा आपका, पॉइंट हटेगा, कुल मिलाकर हो जाएगा 180 into 10 to the power minus 1, तो एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 18 हो जाएगा। ये यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो फिर ऊपर लग जाएगा, 16 into 10 to the power minus 19, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 19 हो जाएगा इज इक्वल टू ऑफ n। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आप करेंगे वो आंसर आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ऑल्टरनेट क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चों, ऑल्टरनेट क्वेश्चंस आप लोगों को करना है। फिर जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं बनेंगे वो मेरे जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे उनमें डाउट क्लासेस में मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, in hydrogen atom an electron moves in an orbit of radius 5 into 10 to the power minus 11 meter with a speed of 2.2 into 10 power 6 meter per second. Find the equivalent current. भाई हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और आपको I फाइंड करना है, तो I इज इक्वल टू तो Q बाय T होता है। भाई करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यदि हम 1 रिवॉल्यूशन की बात करें, फॉर 1 रिवॉल्यूशन, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक ही रिवॉल्यूशन होगा। यदि 2 रिवॉल्यूशन हो जाए तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, 2e। 3 रिवॉल्यूशन में 3e। मैं तो 1 रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो कितना चार्ज, इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टाइम कितना लगेगा, इक्वल टू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यही फॉर्मूला I का क्या बन जाएगा बोलो,
I is equal to E upon कैपिटल T। अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वन रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर। टाइम कितना लगेगा, इक्वल टू टाइम पीरियड, तो टी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो करंट I इज इक्वल टू E अपॉन 2 पाई आर अपॉन वी, तो वी न्यूमरेटर में जाएगा, ये जाएगा 2 पाई आर। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ये। आप यदि इस फॉर्मूले को रट लें, मैं तो मना करूंगा रटने के लिए क्योंकि मैं समझा रहा हूं आपको, तो मैं तो यही बोलूंगा भाई समझा दिया तो आप कर सकते हैं। तो इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको v गिवन है, r गिवन है, स्पीड भी गिवन है, रेडियस भी पता है, और e आपको पता है 1.6 into 10 power -90। तो इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। I is equal to 1.6 into 10 to the power -90। V की वैल्यू गिवन है 2.2 into 10 to the power 6, 2.2 into 10 to the power 6 divided by 2 by 3.14, है ना। और रेडियस भी गिवन है 5 into 10 to the power -11, 5 into 10 to the power -11। सारी वैल्यूज आप ऐसा ही सिस्टम में रख रहे हैं तो आंसर भी ऐसा ही सिस्टम में आएगा, एम्पियर में आएगा। करके देखिएगा, आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन पार्ट बच्चों आप लोग कीजिए। फिफ्थ, a current of 5 ampere is passing through a magnetic wire of cross section area, कितना करंट, 5 एम्पियर। क्रॉस सेक्शन एरिया बोलो 4 into 10 to the power -6 meter square। if the density of charge carriers in the wire is 5 into 10 to the power 26 per meter cube, find the drift speed vt। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हुआ, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट से भी समझ में आया आपका। तो हमको मालूम है I इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है N into E into A into V। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को करने से फॉर्मूले याद होते हैं। तो ये जाएगा I अपॉन N into E into A इज इक्वल टू ऑफ V। इसमें आप वैल्यूज रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यूज पता है आपको। I आपको 5 हो गया, N हो गया 5 into 10 to the power 26, E हो गया 1.6 into 10 to the power -19, एरिया 4 into 10 to the power -6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकल आएगा आपका, ड्रिफ्ट स्पीड, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। कितना टाइम लगता है यार, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप लोग करते नहीं है मेहनत। 7, there is a current of 1 ampere, 1 ampere in a copper wire of length 0.1 meter and area of cross section 1 into 10 to the power -6 meter square। If the specific resistance of copper rho 1.7 into 10 to the power -8 ohm meter, then find out potential difference between the ends of potential difference find करना है। Second, what is the current density? What is the current density J of the wire? If third, if there be one free electron per atom, 1 electron per atom,
in copper, then determine the drift velocity VD question mark. और given बच्चों density 8.9 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Atomic weight 63.5 क्या होगा ग्राम्स पर मोल. I will get to number given है 6.023 into 10 power 26 per kg atom. समझे? और E हमको पता है. तो इसके बेसिस पर हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन हुआ क्या यहाँ पर कि क्वेश्चंस की काफी जगह खत्म हो गई. तो चलिए क्वेश्चन को लिख कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया है, तो अब अपन उसी को सॉल्व कर देते हैं. आप लोग को वीडियो पॉज करके करना पड़ेगा. कोई भी क्वेश्चन यदि आपको करना है तो देख समझने के बाद में यदि आपको नोट करना है तो रिवाइंड कीजिए वीडियो को, फिर देखिए. अब यहाँ पर अपन बात करेंगे सॉल्यूशन. तो पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to I into R. अरे तो रेजिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा. रेजिस्टेंस रो into L by R is equal to रो हमको बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 1.7 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर. लेंथ गिवन है 0.1 और क्रॉस सेक्शन एरिया 10 to the power minus 6. तो इससे रेजिस्टेंस जाएगा R, है ना. ये हो जाएगा 1/10, तो ये 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा. ये ऊपर जाएगा +5, मतलब 10 to the power minus 3 हो जाएगा इसको सॉल्व करने से. जब रेजिस्टेंस आ गया बच्चों तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. L is equal to I into R, है ना. I कितना हुआ 1, R कितना हुआ 1.7 into 10 power minus 3. तो कुल मिलाकर आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 1.7 10 to the power minus 3 वोल्ट. इसी को बोल सकते हो 1.7 मिली वोल्ट्स. ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. फिर नेक्स्ट सेकंड हमको बोला गया है J करंट डेंसिटी. ये तो एकदम इजी हो गया. I अपॉन A. I आपको पता है 1 और एरिया 10 पावर माइनस 6. तो आंसर हो जाएगा 10 पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी. थर्ड हमको फाइंड करना है ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो हमको पता I is equal to N into E into A into VD. VD आपको कैलकुलेट करना है. तो VD is equal to I upon N into E into A. अब इस फॉर्मूले में बच्चों करंट तो आपको पता है, E नोन है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम. एरिया गिवन है, तो केवल बच रहा है प्रॉब्लम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, N की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालोगे? हमको तो गिवन है क्वेश्चन में कि 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम है, और डेंसिटी भी गिवन है, एटॉमिक मास भी गिवन है. बस इन्हीं की हेल्प लेकर हम n फाइंड कर लेंगे. तो सबसे पहले चूंकि डेंसिटी पता है तो मास निकाल लो, क्योंकि आप वॉल्यूम तो निकाल सकते हो. भाई वॉल्यूम कितना होगा कॉपर वायर का? तो एरिया इनटू लेंथ, है ना. ए भी पता है, एल भी पता है, तो उससे वॉल्यूम आ जाएगा. और मास इज इक्वल टू, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम आपको पता है A इनटू L. इससे क्या निकल आया मास. किसमें आ गया बच्चों? केजी में जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज आप केजी में सब्स्टिट्यूट करोगे. तो इसको आप कन्वर्ट कर लो. किसमें कन्वर्ट करोगे?
बोलो मोल्स में, क्योंकि 63.5 ग्राम पर मोल होता है और ये आपका इतना केजी हो रहा है, इसको डेंसिटी इनटू ए इनटू एल इनटू 10 टू द पावर 3 ग्राम लिख सकते हो आप। तो इसका मतलब d इनटू ए इनटू एल इनटू 10 टू द पावर 3 ग्राम्स, सॉरी 63.5, सॉरी ये 63.5 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मोल होता है। हमारे पास में जो वायर है वो कितने मास का है, d इंटू ए इंटू एल इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम का, मतलब कितने मोल का है, सिंस एंड देयरफॉर कर दो, कितने ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, कितने ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स, d इंटू ए इंटू एल इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय इंटू 1 डिवाइडेड बाय 63.5 मोल। तो जो कॉपर पीस है, कॉपर वायर है, मुझे पता नहीं क्या है ये, कॉपर वायर है, कॉपर क्या, क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ, वायर है, ठीक है। तो इस कॉपर वायर का जो मास है वो हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको पता है 1 मोल इसमें कितने एटम्स होते हैं, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स कितने होते हैं। हमारा कॉपर वायर कितने मोल का है, 1 मोल में इतने होते हैं, हमारा कॉपर वायर इतने मोल का है, इसमें कितने एटम्स होंगे निकल आएगा। तो इसका मतलब d इंटू ए इंटू एल इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 63.5 मोल, इसमें कितने एटम्स होंगे, तो ये हो जाएगा आपका d इंटू ए इंटू एल इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 63.5 इंटू ये वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 1 ये क्या निकला है बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कॉपर वायर। लेकिन हमको तो क्वेश्चन में सिंपल ये दिया है कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है पर एटम, एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन, इतने एटम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यही हमने निकाल लिया क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नो 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 नो, ये हमने फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं निकाला, ये हमने टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं पूरे वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप समझिएगा क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई मान लीजिए यहाँ पर पूरा वॉल्यूम V था, उसमें हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फाइंड किए n, तो यूनिट के लिए क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन V, है ना। कभी भी ये अभी अपने जो कैलकुलेशन किया है कॉपर वायर, पूरे कॉपर वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाल लिया है, कितने एटम्स आए, जितने एटम्स उतने फ्री इलेक्ट्रॉन, पूरे वॉल्यूम में निकाला है। यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम से, तब आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना हो जाएगा बच्चों, d इंटू ए इंटू एल इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 63.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ। तो क्या होगा, ये a और l कैंसिल, तो मतलब हमको यदि आप ध्यान दें तो केवल डेंसिटी को हमने मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर से डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, इससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे डेंसिटी इंटू 10 टू द पावर 3
into Avogadro number divided by atomic mass। तो ये बच्चों n की वैल्यू आ जाएगी। जब इसमें n की वैल्यू आ गई आपको तो ये आपका फॉर्मूला है। इसमें करंट आपको पता है 1 एम्पियर, n आपने फाइंड कर लिया, E आपको 1.6 into 10 power minus 19, क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपको गिवन है 10 to the power minus। इन वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाए। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, the external diameter of a 5 meter long hollow tube is 10 centimeter and the thickness of its wall is 5 millimeter. If the specific resistance of copper be 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter, then determine its resistance। ठीक है, आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो होता है वो किससे होता है? सॉलिड पार्ट से। करंट जो फ्लो करेगा वो किससे करेगा? सॉलिड पार्ट से, हॉलो से थोड़ी करेगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही है। देखो, जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है वो सॉलिड पार्ट से होता है और ये क्वेश्चन इसी टाइप का है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसी हॉलो ट्यूब दी हुई है ये, तो करंट जो फ्लो करेगा ये सॉलिड पार्ट से फ्लो करेगा ना, इससे फ्लो करेगा। ये बीच में तो एयर रहेगी, इससे थोड़ी फ्लो करेगा। तो हमको बोला एक्सटर्नल डायमीटर। सपोज इंटरनल डायमीटर को मैंने इंटरनल रेडियस को मैंने बोला r1 और एक्सटर्नल डायमीटर को मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, यदि यहां से आप देखें तो आपको क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा, ये सॉलिड पार्ट है ये वाला, इसी से करंट फ्लो करेगा। ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2। तो हमको बोला एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग हॉलो ट्यूब, 5 मीटर लेंथ इज 10 सेंटीमीटर डायमीटर। तो रेडियस कितना जाएगा? 5/2 हो जाएगा। सॉरी, डायमीटर 10 है तो रेडियस जाएगा 5 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस। एंड थिकनेस ऑफ इट्स वॉल, ये थिकनेस T, ये हमको बोला गया है बच्चों 5 mm। 5 mm का मतलब 0.5 सेंटीमीटर। If the specific resistance 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter, then determine resistance। रेजिस्टेंस फाइंड करना है इसका, पाइप का क्या है? देखो, ये इनर रेडियस प्लस थिकनेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेडियस। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमको फॉर्मूला यूज करना है R इज इक्वल टू रो इनटू L बाय। रो की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन में गिवन है। लेंथ की कोई प्रॉब्लम नहीं, गिवन है। केवल प्रॉब्लम हो रही क्रॉस सेक्शन एरिया की, जिससे करंट फ्लो करेगा। वो क्रॉस सेक्शन एरिया आप कितना लोगे? तो निश्चित रूप से आपको लेना पड़ेगा
पूरा सर्किल का एरिया पाई R2 स्क्वायर माइनस इनर सर्किल का एरिया पाई R1 स्क्वायर, तब आपको ये क्रॉस सेक्शन मिलेगा जिससे एक्चुअल में इलेक्ट्रिक कंडक्शन होगा। तो इसका मतलब आपको R1 निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है R1 प्लस T इज इक्वल टू ऑफ R2, इनर रेडियस प्लस थिकनेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ R1 इज इक्वल टू कितना हुआ R2 माइनस T। तो R1 इज इक्वल टू R2 कितना है बच्चों 5, थिकनेस कितनी है 0.5, इसका मतलब कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस मिल गया। एरिया निकाल लो, बोलो एरिया कितना होगा A इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, है ना। अब A इज इक्वल टू पाई कॉमन निकल गया R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, मतलब A इज इक्वल टू पाई R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A माइनस B इंटू A प्लस B हो गया। क्या बचे क्या बच्चों, क्वेश्चन में कुछ नहीं, मैथमेटिक्स बचा है। पाई R2 माइनस R1 बोलो थिकनेस 0.5, 5 सेंटीमीटर माइनस 4.5 मतलब 0.5 सेंटीमीटर, तो मतलब 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर में आ गया। और R2 प्लस R1 बोलो 5 प्लस 4.5 मतलब 9.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में रहेगा तो मीटर में कन्वर्ट करोगे ना, तो कुल मिलाकर एरिया निकल आया बच्चों। अब जब एरिया आ गया आपके पास में तो वैल्यू रख दो इसमें, आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा R इज इक्वल टू रो बोलो 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू L बाय A, L बोलो L 5 और एरिया बोलो पाई इंटू 0.5 इंटू 9.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इसको सॉल्व करना है बच्चों, आंसर आ जाएगा, है ना। R इज इक्वल टू ये 1.7 और ये तो 17 हो गया, 17 into 10 पावर माइनस 9 इंटू ये 0.5 का मतलब 1/2, तो 2 पर चला गया तो 10 हो जाएगा अपॉन पाई इंटू 9.5, 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूमरेटर जाएगा तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 5 बन गया। तो R इज इक्वल टू 17 अपॉन पाई इंटू 95, ये पॉइंट भी हटा रहा हूं, ये 100 हो गया, 10 टू द पावर 6 हो गया, 10 टू द पावर माइनस 3 हो गया। ये क्या आ गया रेजिस्टेंस ओम्स। इसको सॉल्व करना है तो आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, the resistance of a wire is R1, what will be its new resistance if it is stretched n times to its original length। जो वायर है उसका रेजिस्टेंस है R और इसको स्ट्रेच किया गया, इसकी न्यू लेंथ खींच दिया उसको कितना n टाइम्स, तो हमको बताना है न्यू रेजिस्टेंस R2, ये बताना है। तो वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R, जो भी ओरिजिनल रेजिस्टेंस था उसका n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा मेरे पास। कैसे आया वो जरूर मैं समझा सकता हूं आपको कि आपका जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू रो इंटू L2 अपॉन A2 और यहां पे जाएगा रो इंटू L1 बाय A1। तो ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का रो इंटू L बाय A। उसी वायर को स्ट्रेच करोगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस थोड़ी बदलेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो रो रो कैंसिल हो जाएगा
तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं आपको बोल सकता था डायरेक्ट फॉर्मूला रट लो, R इज इक्वल टू L स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1, पर आपके दिमाग में आना चाहिए सर कैसे, और आप ऐसे रटोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पर इसको जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इससे बहुत सारी चीजें, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारी नई चीजें पता चल जाएंगी। तो ये रिलेशन आपको मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो उसी वायर को स्ट्रेच कर रहे तो वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, A1 इंटू L1 इज इक्वल टू न्यू एरिया इंटू न्यू लेंथ। उसी वायर को तो आपने स्ट्रेच किया है, कोई अलग से और वायर थोड़ी डाल दिया या वायर को कट थोड़ी कर दिया, वॉल्यूम सेम रहेगा। इसका मतलब है आपको मिल गया यहाँ पर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 बाय L1। इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, L2 स्क्वायर, L1 L1 स्क्वायर, तो L2 अपॉन L1 स्क्वायर आ गया। आप देख लीजिए इस फॉर्मूले में, R2 अपॉन R1, L2 कितना बोला, न्यू लेंथ n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल अपॉन L1 स्क्वायर, L1 कैंसिल, तो R2 इज इक्वल टू क्या मिला, न्यू रेजिस्टेंस कितना आया, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। तो वायर को यदि स्ट्रेच करोगे n टाइम्स तो ऐसा होगा। इसी की जगह पर यदि ऐसा बोल दिया होता कि एरिया जो चेंज हुआ उससे रिलेटेड बात की होती, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 1 टाइम्स हो गया, 1 अपॉन n टाइम्स हो गया, तो न्यू रेजिस्टेंस बताना, वो भी निकाल सकते हो आप। भाई आपने L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू क्या निकाला, A1 बाय A2, और आपने ये किया है। आप चाहते तो R2 बाय R1 को क्या लिख सकते हैं, इसी को आप क्या लिख सकते हो, R2 अपॉन R, ये आंसर हो चुका है बच्चों, सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। अब जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा है, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 बाय L1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, A1 अपॉन A2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। अब मान लीजिए जो स्ट्रेच किया उससे न्यू एरिया कितना हो गया, ओरिजिनल एरिया जो है उसका 1 बाय n टाइम्स, सपोज क्वेश्चन में ऐसा दिया है। भाई स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा, कितना हो गया, 1 बाय n टाइम्स, तो यहां वैल्यू रख दो, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 बाय n टाइम्स ऑफ A1 विल कैंसिल, n स्क्वायर, R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। यदि बोल दिया होता n टाइम्स हो गया जैसा रेजिस्टेंस में था, तो आप ये जो मैं 1 बाय n कर रहा हूं मैं इसको n कर देते n टाइम्स। अब n की वैल्यू दी वो बोलते 2, तो 2 रखते, 3 बोलते तो 3 रखते, 1 बाय 2, तो n की वैल्यू 1 बाय 2 रखते फिर, और ऐसा करने से कितना आ जाएगा, फिर 1 बाय n स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 बाय n स्क्वायर आ जाएगा। तो यदि आप क्रॉस सेक्शन एरिया जस्ट हाफ बोल रहे हैं, हाफ का मतलब वो वायर क्या हो रहा है, थिन हो रहा है, तो n की वैल्यू रख दीजिए 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 स्क्वायर 1 बाय 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 टाइम्स रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। जो थिक वायर होते हैं ना उनका रेजिस्टेंस कम होता है, जो थिन वायर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अभी इसी पे मैं बच्चों बता सकता हूँ आपको परसेंटेज चेंज,
परसेंटेज चेंज, यदि लेंथ मान लीजिए तुमको बोला है n% इंक्रीज की गई है, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा वो भी अपन निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना याद रखो, अभी तो इतना इनफ है। इससे मैं आपको आगे क्वेश्चंस में आएगा वो परसेंटेज चेंज में करवा दूंगा आपको, या आपको भी बनेगा उससे। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 11। हाँ ये आ गया, देखो 13 क्वेश्चन में आ गया, परसेंटेज चेंज का आ गया, समझे? तो परसेंटेज चेंज का कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, तो cylindrical wire is stretched to increase its length by 10%। L2 कितना हो गया? L1 plus 10% of L1। Calculate the percentage increase in resistance। परसेंटेज इंक्रीज ये हमसे पूछा है। परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है यार? परसेंटेज, मान लीजिए कोई वैल्यू इनिशियली x1 थी और बाद में x2 हो गई, तो इसका मतलब उसमें चेंज कितना हुआ? x1 लेंथ में कितना चेंज हुआ? x2 माइनस x1। कोई वैल्यू मान लीजिए इनिशियली x1 थी और फाइनली कितनी हो गई? x2, तो उसमें चेंज कितना होगा? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1। कितने में चेंज हुआ? ओरिजिनल वैल्यू x1 में कितना चेंज? x2 माइनस x1। 100 में कितना चेंज होगा? x2 माइनस x1 अपॉन x1 इंटू 100। मतलब इसी को अपन बोल सकते हैं चेंज इन x अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज। तो हमको यहां पर बोला उन्होंने फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब आपको समझ जाना चाहिए क्या फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? डेल r अपॉन r इन परसेंट, इसका मतलब r2 माइनस r1 अपॉन r1 इंटू 100, इसकी वैल्यू निकालनी है। और यदि ये निकालनी है तो बहुत सिंपल है, सेपरेट डिवाइड कर दो, तो r2 अपॉन r1 माइनस 1 इंटू 100। व्हाट इज r2? फाइनल रेजिस्टेंस। तो आप देखें यहां पर ये कितना हुआ? फाइनल लेंथ कितनी हो गई? ओरिजिनल लेंथ थी प्लस 10%, ये 10% का मतलब 0.1, तो कुल मिलाकर ये आ गया 1.1 टाइम्स ऑफ L1। लेंथ कितनी हो गई? ओरिजिनल लेंथ की कितने टाइम्स? 1.1 टाइम्स। तो यदि आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हो, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा? R2 कितना हो जाएगा? लेंथ थी 1.1, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1, अभी हमने किया, तो मतलब R2 बाय R1 कितना हो गया? n स्क्वायर। कितना हो गया बोलो? R2 बाय R1 कितना हो गया? n स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रख दो, डेल r अपॉन r परसेंटेज, तो आप डेल r अपॉन r इन परसेंटेज इज इक्वल टू क्या लिखोगे? n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, है ना? सीधे आंसर आ गया, डेल r अपॉन r इन परसेंटेज इज इक्वल टू n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1.1 1. n टाइम्स बोला था ना, लेंथ अपन ले चुके 1.1 है ये, तो 1.1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 डेल r अपॉन r इन परसेंटेज। 1.1 स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1.21 माइनस 1.21 इंटू 100 21, तो क्या आएगा बच्चों आंसर? 21%। ये होगा, ठीक है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। मुझे से पूरे क्वेश्चन करवाओगे क्या तुम लोग?
खुद करोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोग करके आओ क्वेश्चन, जो जो डाउट मुझसे पूछोगे वो सब डाउट्स में बताते जाऊंगा, पर पहले मेहनत आप करो, पहले दिमाग आप लगाओ। आपको पता चलना चाहिए कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में बस यहीं तक, मैं बाकी डाउट्स बताऊंगा आपको।